पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार पूरे इस जर्नी में, या फिर हम यूँ बोले कि 2010 से लेकर 2019 तक में ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चंस लगभग आते हैं। देखो बहुत वेरिएशंस हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, एक 10 क्वेश्चन का एवरेज लेके हम चल सकते हैं कि 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन बेसिकली आते हैं हर साल। कभी कभी एकदम से पीक स्टार्ट होता है, जैसे कि 2010 में आपने देखा कि 21-22 क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पर। लेकिन रफली अगर हम देखें तो 2011 में 11 क्वेश्चन आए हैं, 2012 में 12 क्वेश्चन हैं, या फिर 2013 में ये लगभग 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन है, 2014 में वापस से 12 क्वेश्चन है। इसी तरीके से वेरिएशंस चल रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारा मार्क है, ये हमारा मार्क हमेशा एवरेज रहेगा। मतलब कि 8 से लेकर 10 क्वेश्चन कम से कम ज्योग्राफी से आपके रहेंगे ही रहेंगे। अब कहाँ से रहते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे जब हम अपना पर्टिकुलर टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है आपके शेड्यूल के हिसाब से डे 1, शेड्यूल 28 मार्च 2020 का डे 1, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हम अर्थ के इंटीरियर की बात करेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, उसके एप्लीकेशन, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, इन सब की बात करेंगे। हो सकता है कि वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक से आपके पास अगर आज क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो इन द फ्यूचर हम कभी भी अगर डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक कवर कर रहे होंगे तो वो चीजें वहां पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ भी चीजें छूटेंगी नहीं आपकी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहना इस चीज के लिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यूपीएससी 2010 का, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, उसके बाद कुछ हम अच्छे क्वेश्चंस की ओर माइग्रेट करेंगे। टॉपिक के हिसाब से सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन, इस पूरे संसार की उत्पत्ति, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इवोल्यूशन है वो किस सीक्वेंस में हुआ है। देखो हम अपने अगर किसी माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलें या फिर हम साइंटिफिक ग्राउंड्स पर चलें, सब जगह एक ही चीज समझ में आती है कि जो लाइफ का ओरिजिन है वो स्टार्ट हुआ था ओशन से। जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैं उसके बेसिस पर बता रहा हूं, हमें ये सब नहीं पता है कुछ भी। एक तो ओशियन है, तो जो भी पहला जीव जंतु पैदा हुआ होगा वो पानी के अंदर पैदा हुआ होगा। उसके बाद पानी के अंदर ही तो जीवन है नहीं, उसका कुछ इवोल्यूशन हुआ होगा। इस इवोल्यूशन के चलते उसको लगा होगा कि भाई हम ऐसा कुछ अपने आप में अडाप्ट कर लेते हैं जिससे हम पानी में भी रहें और बाहर की दुनिया भी देख सकें। केवल पानी से 1 सेकंड ऊपर आके झांक के फिर वापस चले जाने में मजा नहीं आता था इन लोग को। इसीलिए फिर धीरे से जो हमारे ओशियनिक या फिर जो हमारे मेरीन एनिमल्स होते हैं, मेरीन फिश हो गई या जो भी चीजें हैं, उनके बाद हमने पढ़ा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो होते हैं उनके पास ऐसी कैपेसिटीज होती हैं कि वो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स, है ना। इसके बाद जब ये लोग बाहर आना स्टार्ट करते हैं तो इन लोग को मन में और लालच आता है कि भाई अब तो हम बाहर आ गए और क्यों ना हम बाहर ही रहें बिल्कुल। तो इस तरीके से ये और बाहर आए, तो फिर हमारे पास बहुत सारे मैमल्स, एनिमल्स जो कि जमीन पर, जैसे कि एलिफेंट, टाइगर, लायन, ये सब पैदा हुए। शुरुआती तौर पर तो कुछ और हुए होंगे, मैं आपको केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं। और इसके बाद इन्होंने ना ऊपर उठ उठ के देखना स्टार्ट किया कि भाई थोड़ा हम दूर तक देख सकें, और इसके बेसिस पर इन्होंने धीरे धीरे अपने पंखों को फैलाना स्टार्ट किया। पंख उस टाइम थे नहीं, डेवलप नहीं हुए थे। धीरे धीरे करते करते फिर हमारे बर्ड का इवोल्यूशन हुआ। मतलब कि इस पूरे सीरीज में अगर हमें पता चले तो पानी से लेके हवा तक में जाने में ये पूरा प्रोसेस रहा है। उसके बेसिस पर अगर हम इस क्वेश्चन को अटेंड भी करेंगे तो करेक्ट सीक्वेंस पहचानना बहुत ही आसान है, आपको भी पता है। सबसे पहले पानी में रहने वाला ऑटर। ऑटर तो देखो बाहर रहता है, पानी में जाता है शिकार करने के लिए, लेकिन रहता बाहर ही है। शार्क, शार्क एक प्रोबेबल आंसर है। शार्क हमें पता है कि ओशन के अंदर रहती है, तो बी और डी में से कोई भी एक आंसर हमारा हो सकता है। उसके बाद ऑटर तो बाहर ही रहता है। टोर्टोइस जो है वो एम्फीबियन है, हमें पता है। टोर्टोइस तैर भी सकता है, पानी के अंदर अंदर डाइव मारता है बढ़िया से बिल्कुल, और बाहर जमीन पर भी घूमता फिरता हमें दिख ही जाता है। तो इसीलिए बी हमारा सबसे फेवरेट आंसर होगा इस चीज में। ऑटर तो उसके बाद आएगा क्योंकि वो फिर जमीन में रहता है। तो इवोल्यूशन के इस सीरीज में हमने सबसे पहला और सबसे इजी क्वेश्चन सॉल्व किया, और कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। यहाँ पर हमारा आंसर बी है। शार्क पानी के अंदर, कछुआ जो है, टोर्टोइस जो है वो पानी में और जमीन पर दोनों रहता है, और जो हमारा ऑटर है वो हमेशा बाहर रहता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनमें से कौन सा ऐसा एक बेसिक एलिमेंट है जो कि हमारे अर्थ पर लाइफ के ओरिजिन के लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट रहा होगा। इसमें से अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो डेफिनेटली आप आंसर तक पहुंच सकते हो, लेकिन इसमें कंफ्यूजन भी खूब सारा होगा, क्योंकि हमारे मन में ना अपनी एक स्वेच्छा होती है, अपनी इच्छा होती है कि भाई ऑक्सीजन का होना इस धरती पर जीने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने हिसाब से सोचते हैं। लेकिन यहां पर आपको ये याद रहे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात हो रही है, ना कि ह्यूमन बींग्स की या फिर एनिमल्स की बात हो रही है। तो लाइफ के ओरिजिन के लिए क्या ऑक्सीजन जरूरी है? देखते हैं इसके बारे में। अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं
तो हमको पता है कि भाई कुछ तो गैसियस मटेरियल होंगे जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होंगे। हम देखते हैं कि हमारा पूरा का पूरा बॉडी जो है वो कार्बन से बना हुआ है, तो चलो कार्बन का हमें समझ में आ सकता है कि कार्बन एक प्रोबेबल हो सकता है। लेकिन देखो कुछ चीजें हैं जो कि हर एक ऑप्शन में बड़ा ही अजीबोगरीब दिया हुआ है, जैसे कि सोडियम। सोडियम कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है? सोडियम से हम नमक बनाते हैं NaCl, जब इसको क्लोरीन के साथ मिलाते हैं, कुछ डिटर्जेंट में इसका यूज हो सकता है, मतलब इधर उधर। तो हम सोडियम के लिए क्या लाइफ इसके ऊपर कहीं पर भी रिस्पॉन्सिबल है? नहीं है। इसी तरीके से यहां पर देखो आपको लिखा हुआ फॉस्फोरस या फिर कैल्शियम, ये सब चीजें हाँ जरूरी हैं, लेकिन क्या लाइफ के ओरिजिन के लिए लोग रिस्पॉन्सिबल कभी भी हो सकते हैं? कभी नहीं। इसी तरीके से पोटेशियम, पोटेशियम भी कैसे हो सकता है? तो इस तरीके से देखा जाए तो हम अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये डाउट हमेशा बना रहेगा कि ऑक्सीजन क्यों नहीं है, इसमें तो ऑक्सीजन कहीं नहीं है, तो क्या ऑक्सीजन ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे? देखो ये डाउट हमेशा अपने मन में बना रहेगा। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है तब तो ठीक है, वरना ये डाउट आपके मन में बना रहेगा। आप एलिमिनेशन मेथड से होके चलोगे तो डेफिनेटली आप बी आंसर टिक करोगे, जो कि इसका सही आंसर भी है। मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं इन चीजों के लिए कि आखिरकार अर्थ के लाइफ ओरिजिन के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो अर्थ का पूरा इवोल्यूशन जो है, उसका एटमॉस्फेयर जो कि हम आज के हिसाब से देख रहे हैं, उस एटमॉस्फेयर को हम 3 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर को पाके कोई खुश नहीं होता, क्योंकि प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर तो सबके पास है। वो जुपिटर के पास भी है, वो आपके वीनस के पास भी है, वो इवन बहुत प्लूटो तक भी अगर हम चले जाएंगे, उसके नेपच्यून तक चले जाएंगे, वहां पर भी एक प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर रहेगा। वो एटमॉस्फेयर में बहुत ही बेसिक सी चीजें होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये सारी चीजें होती हैं। और शुरुआत में हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा भी है कि हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब सबसे बेसिक, सबसे पहले दूसरे नंबर के एलिमेंट्स हैं। तो डेफिनेटली यही सब सबसे पहले बनेंगे बिग बैंग के बाद। तो एक तो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर है, वो चलता है। प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर बेसिकली जब हमारा बिग बैंग हुआ था ना, जब सब कुछ एक्सप्लोड हुआ था, तो वहां से खूब सारे सोलर फ्लेयर्स निकलते थे, और ये सोलर फ्लेयर्स इन हाइड्रोजन और हीलियम को अपने साथ उड़ा के भी कभी कभी ले जाते थे। तो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर अपने आप में कुछ है नहीं। और उसके बाद तो हमें पता है कि बिग बैंग थ्योरी के बाद उस टाइम अर्थ भी बहुत ज्यादा गर्म था, तो इसीलिए यहां पर उस अर्थ के गर्माहट से क्या होता था, यहां पर एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा तो बन नहीं सकता था। इसीलिए जब अर्थ धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा तो वहां से भी कुछ ना कुछ नए गैसेस आएंगे। तो बिग बैंग के बाद हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम था, उसके बाद धीरे धीरे कुछ चीजें डेवलप होने लगी। आपको भी पता है कि हम कभी भी किसी भी प्लैनेट पर जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या सर्च करते हैं? वाटर वेपर या फिर वाटर के कंटेंट्स। चंद्रमा पर गए कि वाटर मिल रहा है क्या? अगर हम लोग मान लो अभी जुपिटर पर गए, जुपिटर नहीं सॉरी, ये अपने मार्स पर गए, तो मार्स पर भी हमने पानी खोजने की कोशिश की। हर जगह पानी पानी पानी। अब पानी का कॉन्टिनेंट पानी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? वो है H2O, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक बेसिक एलिमेंट है जो कि हमेशा होना चाहिए। हमें पता है कि हमारा एटमॉस्फेयर 78% तो नाइट्रोजन का ही है, तो नाइट्रोजन एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है ना लाइफ के लिए। और हमें पता है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, इन सब के लिए भी नाइट्रोजन बहुत ही अच्छा साबित होता है। ठीक है, तो इन सब बेसिस पर हम बी ऑप्शन को टिक करके आ सकते हैं। ओके, थोड़ी बहुत और भी चीजें हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एमोनिया। ऑक्सीजन है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही छोटे अमाउंट में ऑक्सीजन है, इसीलिए उतना इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं दे रहे हैं यहां पर। ओके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा कि प्लैनेट अर्थ पर जो फ्रेश वाटर एग्जिस्ट करता है, वो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर तो हमारे ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में है। ओ, यही तो हमें पता था और यही इन्होंने बता भी दिया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि अब बताओ कि आइस कैप और ग्लेशियर के बाद सबसे बड़ा पोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर कहां मिलता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम। सबसे पहले कि ये हमें मिलता है क्लाउड्स में और मॉइस्चर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में। देखो, एटमॉस्फेयर के फॉर्म में अगर हमें पानी मिलता तो ये तो बात ऐसी हो गई ना कि भाई अब हम एटमॉस्फेयर से पानी निकाल के थोड़ी ना पियेंगे कभी भी, है ना। मतलब एकदम कॉमन सेंस है कि क्लाउड, बारिश होती है, कितने दिन बारिश होती है? कभी तो बारिश होती है ना। ऐसा तो नहीं कि हम जब सुबह सुबह हमने नल जैसे टैप ऑन किया उसी तरीके से बारिश भी रोज आ रही है। ऐसा कुछ होता तो हम कुछ अंदाजा लगाते, लेकिन इसलिए पहला ऑप्शन तो हम काट देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे पार्ट पे बढ़ते हैं कि इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स। यहां पर कंफ्यूजन बन सकता है कि भाई लेक्स और रिवर्स तो बहुत सारी हैं, हो सकता है कि ग्लेशियर्स के बाद यहां पर एक अच्छा कंपोनेंट हमें मिल जाए। दूसरा होता है ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर और इन दोनों में आप कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि भाई ग्राउंड वाटर तो हमने देखा नहीं है, हमें पता भी नहीं है कितना होता है। सॉइल मॉइस्चर में कितना होगा, कितना उससे ज्यादा तो ग्राउंड वाटर और लेक्स रिवर्स में होगा, डेफिनेट सी बात है। तो ऑप्शन आके अटकता है बी और सी में से कौन सा सही है। अब यहां पर आपको एक स्मार्ट चॉइस बनानी थी।
ग्राउंड वाटर जो है वो पूरे अर्थ के अंदर अंदर कहीं पर भी पानी बना सकता है, लेकिन लेक्स और रिवर तो कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, है ना। उसके बेसिस पर अगर आप सर्च करते या फिर थोड़ा भी दिमाग लगाते तो हाँ, एक तरीके से हो सकता था कि ग्राउंड वाटर, क्योंकि आप सोचो ना, जो आप हैंडपंप लगाते हो अपने घर में, सबमर्सिबल लगाते हो, उसके लिए लेक्स और रिवर्स खोजते हो कभी, लेकिन अंदर से तो फ्रेश वाटर ही निकलता है ना। तो ग्राउंड वाटर ऑब्वियसली बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, मतलब एक कॉमन सेंस, मैं आपको ऐसे ही इमेजिन करने के लिए बता रहा हूं। तो उस केस में आप सी ऑप्शन लगा के आओगे कि नहीं आओगे? बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन है ये, है ना। इस तरीके से ग्राउंड वाटर, और ये फिगर थोड़ा सा अगर याद कर सको तो मच बेटर है। हमें पता है कि 97.5% पानी जो हमारे यहाँ है, मतलब अगर पूरा पानी 100% है तो लगभग 97% ऑफ वाटर वो सॉल्ट वाटर है भाई, पी नहीं सकते हम उसको। उसमें से ये जो 2.5% का फ्रेश वाटर निकला है, उस 2.5% के फ्रेश वाटर को हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में। लगभग 80% है इसमें, 2% का 80% है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि ये जो 2% है इसको वापस से पूरा फुल कर दिया गया है। अब इसमें देख रहे हैं डिवीजन करके, और इसके बाद किसका नंबर आ रहा है दोस्त? ये आ रहा है 20% का। समझ में आ गया? 20%, यही हमारा आंसर भी है। ऑब्वियसली सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप आराम से देख सकते हो, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्दर अब ज्योग्राफी की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। ज्योग्राफी में सबसे पहला क्वेश्चन, आप जरा इस चीज को देखो कि 21 जून को सन क्या करता है। अब हमको पता है कि भाई 21 जून मतलब कि हमारे दिमाग में इमेज बन जाएगा, कड़क धूप होगी। हो सकता है कि हम कभी कभी, पहले जमाने में तो यूपीएससी का पेपर भी हुआ करता था 21 जून में। अब बड़ी परेशानी कि 21 जून को पेपर है और इतनी गर्मी, इतनी धूप, नॉर्थ इंडिया में तो स्पेसिफिकली, है ना। साउथ इंडिया में भी होगा, मतलब नॉर्थ इंडिया के अगर वे से अगर हम लोग देखेंगे तो डेफिनेटली हमें पता चलेगा कि भाई धूप तो बहुत कड़ाके की होती है। एकदम ऊपर चले गए हिमालय में और उत्तराखंड, इन साइड में चलो थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन इधर साइड में अपने नॉर्थ साउथ वाले रीजन में तो बड़ी दिक्कत होगी। तो हमें पता चल गया कि सन जो है वो हमें काफी परेशान करने वाला है। तो हम ऑप्शन जरा पढ़ते हैं कि डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओ, ये तो ज्योग्राफी की बात कर रहा है। तो हम फटाफट से एक अर्थ बना लेते हैं। हमने देखा कि हमारा अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है, और इसके बेसिस पर ये रहा हमारा इक्वेटर, ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रहा हमारा आर्कटिक सर्कल, और ये रहा हमारा अंटार्कटिक सर्कल। समझ में आ गई बात? अब पढ़ते हैं जरा क्या कहता है ये। सबसे पहला है कि डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ आर्कटिक सर्कल। तो अगर सोचो इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है और यहां पर खूब तेजी से धूप निकल रही है, मतलब कि सन किधर होगा? इधर होगा कि इधर होगा? मतलब सन तो इधर ही होना चाहिए, मुझे लगता है इधर होगा। तो बढ़िया से इसका धूप यहां से यहां तक बढ़िया से आएगा, है ना। इस वाले रेंज में कम से कम सीधा सीधा धूप मिलता रहेगा। इस वाले रीजन में अगर देखा जाए तो स्लैंट रेज यहां तक भी पहुंच रही है ना। अगर यही उल्टा करते हैं हम ना, मतलब कि इस फिगर को जरा मैं इस फिगर के थ्रू समझाना चाहूंगा आपको कि भाई देखो, मतलब अर्थ का टिल्टिंग पोजीशन जो है वो तो कभी चेंज नहीं हो रहा है। अर्थ जब सन का चक्कर काटता है तो एक बार यहां पर रहेगा, तो इसका कौन सा वाला फेस सन की तरफ है? सदर्न पोर्शन। यहां पर दिख रहा है कि साउथ वाले पोर्शन में गर्मी होगी यहां पर, और इधर जस्ट ऑपोजिट साइड में नॉर्थ वाले पोर्शन में गर्मी होगी। और जब ये और ये हैं, इनके लिए क्या नॉर्थ क्या साउथ, सारे दिन एक जैसे होंगे। मतलब कि इस पर्टिकुलर एक दिन का तो टाइम ऐसा आएगा जब अर्थ यहां पर इक्विनॉक्स बनाएगा, और इक्विनॉक्स में दोनों दिन और रात एक होते हैं। तो हमें ये भी पता है ऑब्वियसली। अब यहां पर हमें जो स्टेटमेंट्स दिए गए, यहां से एक बात समझ में आ रही है कि अर्थ जो है वो कुछ ऐसा इतने दूर ही हमें प्रकाश दे पाएगा। मतलब कि अगर हमने यहां पर ट्रॉपिक आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल बना दिया, तो हमने देखा कि भाई जो ये अंटार्कटिक सर्किल है वो तो अंधकार में चला गया, और यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो ये वाला अंटार्कटिक सर्किल हमेशा से उजियाला में है, चाहे जितना भी हो। इसी तरीके से यहां पर भी देखा जाए तो हमारा जो आर्कटिक सर्किल के ऊपर वाला हिस्सा है वहां पर भी हमेशा दिन रहने की बात चल रही है। तो इसीलिए इस वाले स्टेटमेंट को पकड़ते हुए हम 21 जून गर्मी से पकड़ रहे थे। और एक बात और याद रखना, इसमें 21 मतलब कि 21, 22 और 23, ये 3 डेट याद रखना हमेशा। लेकिन सीक्वेंस कुछ इस हिसाब से है, 21, फिर 23 है, फिर 22 है। मतलब 21 मार्च, 21 जून, फिर 23 सितंबर और 22 दिसंबर। ठीक, अब सीजन लगा लेना कि ये इक्विनॉक्स का दिन है, फिर ये खूब प्रचंड गर्मी पड़ेगी, फिर इक्विनॉक्स आएगा और फिर खूब ठंडी पड़ेगी। ठीक, ये वेरिएशन याद रहेगा हमेशा। इसी बेसिस पर अगर हम ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भाई इस टाइम पर क्या होगा पता है। इस टाइम पर जैसा कि हमने सॉल्यूशन में भी देख ही लिया होगा आपने कि आर्कटिक सर्कल पर सन कभी भी नीचे नहीं जाएगा, है ना।
यहां पर जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल उजियाला रहेगा हमेशा। ओके, ये बात समझ में आ गई इस वाले फोटो से। ओके, फिर लेंथ ऑफ डे टाइम और नाइट टाइम कैसे होता है? अभी तो हमने देखा कि भाई पूरा सीजन ही पलट दिया हमने, या फिर हमने देखा कि कहां पर पूरे दिन दिन होता है, पूरे दिन रात होता है। लेकिन ये जो दिन और रात का मकसद है ये आखिरकार कैसे होता है? पहला ऑप्शन है कि अर्थ रोटेट करता है। ठीक है, हमने मान लिया अर्थ रोटेट करता है, तो अर्थ रोटेट करता है तो जो फेस सूरज के सामने आएगा वो दिन रहेगा, उसके पीछे वाला नाइट वाला सिचुएशन घेरेगा। बात तो सही कह रहा है, लेकिन हम जरा क्वेश्चन पर ध्यान दें। इसमें बोला है वेरिएशंस, मतलब कि डे टाइम और नाइट टाइम में वेरिएशन कैसे आता है? अगर अर्थ टिल्टेड है और रोटेट कर रहा है तो हर दिन दिन और हर दिन रात आना चाहिए, और यहीं पर टिका रहे अगर अर्थ, तो कोई डिफरेंस ही ना हो फिर तो, है ना? तो वेरिएशन वाला हिसाब किताब पहले स्टेटमेंट से तो नहीं मिल रहा है। दूसरा है द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल मैनर। बिल्कुल सही है, अगर अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमेगा तो डेफिनेटली अभी हमने देखा ना कि नाइट टाइम कभी इक्विनॉक्स आ जाएगा, दिन और रात बराबर हो जाएगा। कभी आएगा कि दिन छोटा है रात बड़ी है, और कभी हम देख रहे हैं तो दिन बड़ा है और रात छोटी है। तो इस बेसिस पर हमने देखा कुछ चीजें ऐसा है। तो एलिप्टिकल पाथ, वेरी गुड, आंसर बिल्कुल सही है, टिक मारा और हम चले गए आगे। गलत हो गया यहीं पर, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लो भाई। लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द प्लेस, लैटिट्यूड से भाई कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बकवास है ये। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन द टिल्टेड एक्सिस, अब इसने भी रिवोल्यूशन की बात की, लेकिन इसने एक और बुद्धिमानी की बात की कि अर्थ टिल्टेड भी होना चाहिए। अगर अर्थ बिल्कुल सीधा है, मतलब कि इसका जो पोजीशन है वो इस तरीके से नहीं, यहां पर है, तो ऐसा नहीं होगा कि हर दिन तो इक्विनॉक्स ही चलता रहेगा, क्योंकि अर्थ तो टिल्टेड है ही नहीं। तो केवल रिवोल्यूशन से नहीं, केवल टिल्टेड होने से नहीं, बल्कि दोनों के कॉम्बिनेशन से डे और नाइट के बीच में वेरिएशंस हम देखते हैं। बात समझ में आ गई? इस वाले आप फोटो से इजीली चीजों को सही समझ सकते हो, है ना? यहां पर वेरिएशन देखो ना, यहां पर अगर आप देख रहे होगे तो यहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देख रहे हो तो दिन छोटा है, यहां पर सदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा है। यहां पर आप देख रहे हो तो यहां दिन छोटा है और यहां पर इस वाले पोजीशन पे दिन बड़ा है। इवन जो लास्ट वाला हमने क्वेश्चन अटेंड किया था, ये वाला, जिसमें हमने बताया कि हॉरिजॉन से जो आर्कटिक सर्कल है कभी सूरज अस्त ही नहीं होगा, तो आप इस फोटो में देखो जो सन रेज है वो पूरे आर्कटिक सर्कल को कवर कर रहा है। अब यहां से कभी भी सन गायब नहीं होगा, मतलब 12 महीने नहीं बोलूंगा, मतलब जितने टाइम पर अर्थ यहां तक रहेगा उतने टाइम तक आप देखोगे कि वो पूरा का पूरा उजाला ही रहेगा। ओके, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे कि विच ऑफ द अबव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। कि भाई डायनामिक चेंजेस कैसे आते हैं? मतलब दो चीजें हैं, एक तो हमें अर्थ सरफेस पर फोकस करना है, ठीक। अर्थ सरफेस पर फोकस करने के बाद हमने पढ़ा कि भाई डायनामिक चेंजेस क्या है। डायनामिक चेंजेस मतलब ऐसा कुछ चेंज जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिखता हो, उसका शेप वगैरह थोड़ा बिगड़ जाता हो, जैसे कि मान लो कभी पहाड़ है तो कभी नदियां बन जा रही हैं, कभी प्लेटू बन जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो डायनामिक चेंजेस हैं। हो सकता है कि कोस्टल का जो इंडिया वाला रीजन है वो यहां से टूट के गिर जाए, तो यहां से भी कुछ चेंजेस आ गए। इवन माउंटेन एकदम बढ़िया था, उसमें एवलांच आ गया तो वहां से गिर के उसमें भी चेंजेस कर दिया, ऐसे माउंटेन बन गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग फेनोमेनास के चलते डायनामिक चेंजेस अर्थ पर आ सकते हैं। इनमें से पहचानना ये कौन सा है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, सबसे पहले नीचे से चलते हैं। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ का क्या मतलब है? अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, पूरा ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है। तो सोचो जब रिवॉल्व करता है तो सीजन आते हैं कि नहीं आते हैं? सीजन आते हैं, रिवोल्यूशन के कारण ही सीजन आते हैं। और रिवोल्यूशन के कारण जब सीजन आते हैं तो आपको पता है कोई भी चीज ठंडी होगी गर्म होगी, ठंडी होगी गर्म होगी, तो फ्रैक्चरिंग डेवलप होगा कि नहीं होगा? कहीं ना कहीं वो डायनामिकली अर्थ को प्रॉब्लम या फिर अर्थ के डायनामिक चेंजेस उसके सरफेस पर करेगा कि नहीं करेगा, है ना? तो रिवोल्यूशन जो है वो तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इससे हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। रोटेशन ऑफ द अर्थ, देखो रोटेशन ऑफ द अर्थ बड़ा ही बढ़िया है, क्योंकि रोटेशन ऑफ द अर्थ जहां आता है तहां हमारे दिमाग में एक कोरियोलिस फोर्स की इमेज बन जाती है कि भाई कोरियोलिस फोर्स जो है उसकी टेंडेंसी ऐसी है कि जब भी हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो नदर्न हेमिस्फीयर में कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा अपने राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सदर्न हेमिस्फीयर में है तो वो अपने लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। अब यहां पर आपने बोला राइट हैंड साइड भी उधर डिफ्लेक्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड भी उधर डिफ्लेक्ट किया, ऐसा क्या माजरा हो गया भाई? जब हम यहां खड़े थे तो चलो इधर से अगर हम करेंगे ना तो ये इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब चलो क्लियर हो जाएगा, इसको काट देते हैं। जहां से हम खड़े होके जहां की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उधर से देखेंगे ना
तो हम जब हम उधर से खड़े होकर इधर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा राइट उधर ही होगा, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल से देख लो कि कोई भी चीज अगर यहां से राइट की तरफ जाएगी तो ये कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट है, यहां से लेफ्ट की तरफ जाती है ये कोरियोलिस फोर्स है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि कोरियोलिस फोर्स टक्कर मारता होगा। मान लो पानी इधर बहा के ले गया, टक्कर मारी, कोस्टल एरिया बिगड़ गए, तो रोटेशन ऑफ अर्थ आएगा कि नहीं आएगा, उसमें कहीं ना कहीं तो रिस्पॉन्सिबल है ना डायनेमिक चेंजेस के लिए। पांचवा भी सही है। कोई और ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? नहीं। 5 6 और 5 6 सब में है। 4 से देखते हैं, एक ऑप्शन और एलिमिनेट होने की संभावना है, प्लेट मूवमेंट्स। इससे सस्ता एग्जाम्पल तो हो नहीं सकता। प्लेट मूव करेगा, पूरा डायनेमिक चेंजेस। पता चला अभी कॉन्टिनेंट है, आगे चल के यहीं पर रिफ्ट वैली क्रिएट होगी, फिर पता चला वहां पर नेसेंट सी बन गया, फिर पता चलता है कि वो बड़ा सा ओशन बन गया। तो प्लेट मूवमेंट्स तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट तो डेफिनेटली होना चाहिए, काट दो इसको भी। बचते हैं 2 ऑप्शन। अब इसके बाद देखा जाए तो 4 भी है, 3 से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा है। ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? सब चीज को अपने केंद्र की तरफ खींचने का है जिम्मा इसको दिया गया है। जब केंद्र की तरफ खींचेगा तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीजें डिस्टॉर्ट होंगी, कुछ चीजें एक्सपैंड होंगी, कुछ चीजें कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ऐसा कुछ होगा कि नहीं? कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कुछ तो होगा ऐसा। मतलब फोर्स जब भी कहीं क्रिएट होता है तो कोई ना कोई डिफॉर्मेशन तो आएगा ही आएगा उसके शेप पे। और इवन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम लोग एवलांचेस वगैरह देखते भी हैं, है ना, कि थोड़ा भी हिला, ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे आ गया, तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। डेफिनेटली हमारा आंसर हमें मिल चुका है, डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बेसिस पर जियोथर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी आप समझ सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्चुअल में इस रेडिएशन के चलते क्या होता है, टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? जो कुछ भी हो सकता है। सन के द्वारा जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एक्स रेज, रेडियो एक्टिव रेज, या फिर जो हमारे सिंपल लाइट्स होती हैं, इन सब के कारण हमारा टेम्परेचर चेंज होता है कि नहीं? जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो डिफॉर्मेशंस आएगा, और जब भी डिफॉर्म कोई भी चीज होगा तो डेफिनेटली उसमें डायनामिक चेंजेस आएंगे। इसी तरीके से जियोथर्मल एनर्जी भी है। भाई जियोथर्मल एनर्जी मतलब जो अर्थ के भीतर एकदम भयानक गर्मी है ना, उसके बेसिस पर उस एनर्जी की बात कर रहा है। भाई उसी एनर्जी के चलते तो प्लेट मूवमेंट्स वगैरह थोड़े रिस्पॉन्सिबल है ना। बस सिंपल सी बात है। वहां पर भी हमने सेम चीज देखा, हमें समझ में आ गया भाई हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 6 के 6 हमारे सही है। अब ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, आप अपने से समझोगे तो बहुत ही जल्दी समझ जाओगे। उनका सारा एक्सप्लेनेशन यहां पर मैंने आपको दे दिया है आपके लिए। एक बार यहां पर देख लेते हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखो, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हम पढ़ रहे थे, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने पढ़ा था कि भाई अर्थ के अंदर से एनर्जी से एक कन्वेक्शन करंट बनता है, ठीक है। कन्वेक्शन करंट जहां पर अगर ओशन पे मिलता है तो ये इसको डाइवर्जेंस प्लेट में डिवाइड करेगा। डाइवर्जेंस प्लेट जब भी बनेगा तो बनता है मिड ओशनिक रिज। फॉर एग्जांपल हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन में हमें साफ साफ दिखता है। दूसरा, अब ये जब इधर इधर मुड़ के जा रहा है तो कहीं सबडक्ट भी होगा ना। सबडक्ट हुआ, अंदर सबडक्ट हुआ, तो ये हमने पढ़ा है कि ये वाला जो है ये बेसाल्टिक होता है नेचर का। और बेसाल्टिक नेचर का जो भी क्रस्ट कभी भी अंदर की तरफ जाता है तो ये अपने इस जोन में, जिसको हम लोग बोलते हैं बेनिंग ऑफ जोन, बेनिंग ऑफ जोन से इसका राइज स्टार्ट होता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा मिल जाता है ना, गर्म हो गया। अब ये गर्म होके ऊपर आता है, तो यहां से वोल्केनिज्म का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमको। और इसी तरीके से हमने देखा है कि अगर यहां पर भी किसी कॉन्टिनेंट पर अगर डाइवर्जिंग प्लेट्स है तो सबसे पहले क्या बनेगा, रिफ्ट बनेगा। जैसे कि अफ्रीकन रिफ्ट है, ठीक है, जिसके अंदर खूब सारे हमने पढ़े हैं कि लेक्स बन गए, जैसे कि तंजानिया के अंदर या फिर मालावी के आसपास वाले रीजन में आपने पढ़ा होगा ना, खूब सारा लेक टिटिका का और ये सारी चीजें बन रही हैं, तो वो सब यहीं पर है। फिर हमने पढ़ा कि पानी के अंदर अगर कन्वर्जिंग प्लेट हो तो क्या बने, तो भाई यही सीन होगा, वॉल्केनिज्म बनेगा। और वॉल्केनिक्स थोड़े दिन बाद जब ठंडे हो जाएंगे तो आर्क बना, आइलैंड्स बना लेंगे, आइलैंड बना के आइलैंड आर्क बना देंगे। इस तरीके से आप सारी चीजों को यहां से आराम से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया था 6th मास एक्सटिंक्शन के ऊपर। ये 6th मास एक्सटिंक्शन क्या है? देखो, जैसा कि हमने मेंशन किया हुआ था कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम डिस्कस करें तो लगभग 6th मास एक्सटिंक्शन हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन हमें पता है कि कुछ बहुत ही बड़े लेवल का एक्सटिंक्शन फेज चल रहा है। हमें नहीं समझ में आया कि क्या है, लेकिन कुछ एक्सटिंक्शन है, भयानक एक्सटिंक्शन हो रहा है। अब चूंकि 6th नंबर है तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ये एक प्रकार का वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर का। अब आप समझो, यहां एक्सटेंशन की बात हो रही है, ये बता रहा है कि एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस है, कोई रिलेशन है क्या? नहीं। दूसरे ऑप्शन में कि हो सकता है कि कोई एक बड़ा सा मेटेओराइट अर्थ पर तेजी से कोलाइड कर रहे हैं, और ये हुआ था 65 मिलियन साल पहले। अब 65 मिलियन साल पहले इसको बात पूछनी होती तो ये फर्स्ट सेकंड मास एक्सटिंक्शन की बात करता ना, ये छठे की बात क्यों करता? तो ये भी सही नहीं है, गलत है, इसको भी काट सकते हो आप।
लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग देयर कल्टीवेशन। फिर ये ऐड करने की बात कर रहे हैं भाई, ये लोग एक्सटिंक्शन की बात कब करोगे? चौथा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये भी गलत हो गया। मैनकाइंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेशन। हाँ यही है, देखो, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, सब यही अपनी वाली बात कर रहे हैं। मोस्टली मैन मेड एक्सटिंक्शन होते हैं और ये अभी फिलहाल 6th मास एक्सटिंक्शन का दौर चल रहा है, जहां पर बड़े तादाद में चीजों को एक्सटिंक्ट होते हुए हम देख रहे हैं कि फिश की प्रजाति है वो एक्सटिंक्ट हो गई, कोई प्लांट की स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट हो गई। तो यही है 6th मास एक्सटिंक्शन। डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, बहुत लंबा था। जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन देखना, सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा मुस्कुराना कि भाई इतना पढ़ाएगा तो क्वेश्चन तो आसानी देगा, है ना। यूपीएससी का ये ट्रेंड है, अगर खूब बड़ा स्टेटमेंट दिया तो समझना वो क्वेश्चन आसान है, वो डेफिनेटली सॉल्व होगा। ओके ठीक है, यहां पर मैंने छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया आपके लिए। एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन कि भाई ऑर्गेनिजम्स के जो इवोल्यूशंस होते हैं ना, उसके पीछे कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, जरा बताओ फटाफट से। तो इन्होंने बताया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की ग्लेशियल साइकिल। बताओ फटाफट से। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात अगर हम करें तो हमें पता है कि भाई हमारे प्यारे अल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, और इन चाचा ने हमें यह बताया था कि भाई देखो, जो पहले की दुनिया था उसमें एक साथ मास था पूरे जमीन का, और बाकी पूरा पानी पानी था, जिसको इन्होंने बोला पैंजिया है, और इनको इन्होंने बोला कि ये पैंथालासा है। तो पैंजिया जो था वो पूरा एक साइड था, और इन्होंने बोला कि फिर धीरे धीरे ये अलग अलग होने लगे। अब फिर इसीलिए इन्होंने बहुत सारे इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी चीजें बताई कि भाई देखो, फॉसिल फ्यूल्स का एविडेंस जो कि ब्राजील के कोस्ट पर मिलता है, मैं डायग्राम बना देता हूं आपके लिए फटाक से, ये रहा ब्राजील। तो ये जो ब्राजील के कोस्ट पे मिलता है, वही सेम चीज तो अफ्रीका के कोस्ट पर भी मिलता है, यही मिलता है। यहाँ गिनी यहाँ पर गिनी है ना, गल्फ ऑफ गिनी, तो यहाँ का और यहाँ में फॉसिल्स मिलते हैं। इवन फॉसिल एविडेंसेस के बेसिस पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मतलब इवन जो एनिमल्स थे बहुत सारे, वो भी सेम मिलते हैं। प्लस यहाँ पर रॉक्स वगैरह भी काफी कॉमन मिलते हैं। इवन इसी तरीके से जब हम लोग ऊपर यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो एक माउंटेन है उसका हिसाब किताब हमें मिलता है यहाँ पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, ऐसा भी इन्होंने कुछ बताया। ठीक है, तो यहां पर भी सेम मिल रहा है। ओके, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से हमें पता चल सकता है कि ड्रिफ्ट जो हुआ है इससे इवोल्यूशन तो हुआ होगा, क्योंकि पहले गर्मी में था, ठंड में चला गया। बहुत बार जब पूरा अंटार्कटिका भी था, वो अंटार्कटिका से सटे हुए हमारे मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया सब थे, वो ऊपर चले गए, तो उन्होंने इवॉल्व किया होगा ना, वो तो ट्रॉपिकल कंट्रीज बन गए भाई, पोलर कंट्रीज से, तो इवोल्यूशन तो डेफिनेटली हुई होगी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्लेशियल साइकिल्स, ग्लेशियल साइकिल का मतलब ये होता है कि एक बार कोल्ड एज आता है, एक बार हॉट एज आता है, फिर कोल्ड एज, फिर वार्म एज, कोल्ड एज, वार्म एज, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, तो इस एज में क्या होता है कि लोग ठंड के लिए पहले खूब सारा अपने आप को इवॉल्व करते हैं, फिर गर्मी के लिए इवॉल्व करते हैं, तो इवोल्यूशन तो वहां पर भी हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है दोनों के दोनों। ठीक है, यहां पर मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, लगभग ऐसी ही बातें यहां पर लिखी गई हैं कि प्लेस्टोसीन ग्लेशियल पीरियड में ऐसी चीजें हुई थी, मतलब मोटा मोटा हमें बस एक रफ आइडिया होना चाहिए सब चीजों का, है ना। तो यहां पर हमने पढ़ा भी था कि इनफैक्ट अल्फ्रेड वैगनार्स की जो थ्योरी थी, उन्होंने 5 बढ़िया रीजंस भी बताए थे। एक तो फॉसिल फ्यूल एविडेंसेस थे ही, लेकिन साथ साथ उनके इन्होंने बताया कि भाई देखो, ये जिक्सॉ फिट भी है यहाँ पर, जिक्सॉ फिट। इसके बाद जियोलॉजिकल एविडेंस में हमने ये तो पढ़ाई कि स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेवियन वाला, ये सब फॉसिल एविडेंसेस मिले इनको कि ये वाला जो क्या नाम है, साइनोग्नाथस, बड़ा अजीब नाम है। इसी तरीके से मेसोसॉरस, इन सब जगहों पर पाए जा रहे हैं इनके फॉसिल एविडेंसेस। तो ये सब एक साथ होंगे तभी तो, इतना दूर तैर के थोड़ी ना चले जाएंगे साउथ अमेरिका से अफ्रीका के रीजन में, है ना। फिर हमें कुछ बायोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले थे, कुछ पेलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस भी मिले थे। तो इन सब के बेसिस पर उन्होंने बड़ा बढ़िया से इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूव किया था, बस कुछ रीजंस वो अच्छे से नहीं दे पाए थे। एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो है आज का, वो हम देखते हैं कि भाई एक पर्सन जो है वो अकेला खड़ा हुआ है डिजर्ट में, अंधेरे में, और वो चाहता है कि अपने गांव पहुंच जाए, और उसका गांव उससे 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है। तो उसको केवल एक चीज दिख रही है अपने सामने, पोल स्टार। अब इस पोल स्टार को लोकेट करते हुए वो कैसे अपने गांव पहुंच सकता है रात में, बस इतना ही क्वेश्चन था। इसके लिए इस फोटो को देखना जरा। ये इंसान है मान लो, और ये समझता है कि यहां पर आप देख रहे हो इस वाले डायरेक्शन में, ये है इसका नॉर्थ पोल, और इसका गांव इसके ईस्ट में है। ठीक है, अगर ये सामने अब इधर साइड देखता तो इसका गांव किस डायरेक्शन में होता, कुछ इस डायरेक्शन में होता। तो अब इस हिसाब से देखो कि अब ये क्या करे। नॉर्थ पोल एक्चुअल में क्या होता है ना, कि जब हमारा ये मान लो अर्थ है और इसका जो एक्सिस है, इसी एक्सिस के ही आसपास कहीं नॉर्थ पोल स्थित है। तो
अर्थ जब रोटेट करता है ना तो ये नॉर्थ पोल बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है। यही रीजन है कि हम नॉर्थ पोल को देख के, हालांकि थोड़ा बहुत तो देखो डेफिनेटली हिलता तो होगा ही, लेकिन कॉन्स्टेंटली अपने पास ही रहता है। तो अगर हमें ईस्ट में जाना है 5 किलोमीटर तो हमें नॉर्थ पोल को हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ेगा और इस डायरेक्शन में सीधे सीधे चलते जाएंगे तो हम डेफिनेटली अपने गांव पहुंच जाएंगे। सिंपल सा है, यही क्वेश्चन था और इसका आंसर हो जाएगा कीपिंग द पोल स्टार टू हिज लेफ्ट। सिंपल। ओके, तो आज के डिस्कशन में आशा करता हूं काफी कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी, काफी कुछ चीजें समझने को मिली होंगी कि हम अपने कॉमन सेंस का यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसमें हमें सारी चीजें हमारी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इस चीज का थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते रहना आप अपने घर पर भी,